वेलकम टू प्रभात शर्मा क्लासेस। आइए बच्चों, आपका स्वागत है प्रभात शर्मा क्लासेस में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्वार्टरली एग्जाम रिवीजन। कहने का मतलब ये हुआ, इसमें जो भी मैं क्वेश्चन समझाऊंगा वो सभी क्वेश्चन एग्जाम पर्पस से बहुत ही ज़रूरी हैं और जो समझाऊंगा वही आएगा। तो बच्चे यहाँ पर इसमें हम रैपिड फायर की तरह जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व करते शुरू करते चले जाएंगे और साथ में उनके एक्सप्लेनेशन के साथ। इस वीडियो में जो कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो इसमें दिए हुए हैं उनके आंसर्स बहुत ही मैंने छोटे छोटे कोशिश करनी मैंने की है जिससे कि बच्चे को वो याद करने में आसान हो जाए। तो मैंने आंसर्स को भी शॉर्ट कर दिया है जिससे कि नंबर भी पूरे हों मिले और साथ में बच्चे को भी याद हो जाए। तो मेरी रिवीजन वीडियो को चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। और जो भी बच्चे मुझे यहाँ पर देख रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान दे लेते हैं। आज बच्चे हम एक्सरसाइज नहीं स्टार्ट करेंगे, आज मैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स पर डिस्कस करने जा रहा हूँ जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे ही रहा है। तो बस इन क्वेश्चंस को आज हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बच्चे? पहला क्वेश्चन ये दिया है बच्चे, व्हाट इज एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है? याद करो वो पुराने टाइम जब हमने ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था और उसमें हमने ये पढ़ा था कि एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी कम्युनिटी, एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पर लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स सर्वाइव करते हैं, जहाँ पर लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स रहते हैं, उस जैसे सिस्टम को बोला जाता है यहाँ पर इकोसिस्टम। हमारा इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर मैं बात करूं तो हमारे प्लांट्स, एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, और नॉन लिविंग की बात करूं तो अगर मैं बात करूं तो ये हमारा हो गया वाटर, माउंटेन्स। ठीक है, तो ये हो गया। तो इस यहाँ पे हमने अपने पहले क्वेश्चन को खत्म किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर मैं मूव करूं बच्चे, ये है व्हाट इज लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर देखो सबसे छोटा सा आंसर देखो यहाँ पे बता रखा है, इट्स अ सॉलिड क्रस्ट ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। इसको हम सॉलिड क्रस्ट भी बोल सकते हैं या फिर टॉप लेयर ऑफ द अर्थ भी बोल सकते हैं। सबसे पहली लेयर जो होती है, पहली परत जो होती है हमारी लैंड की, उसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। और जो किससे मिलकर बनी है? रॉक्स और मिनरल से। दो वर्ड इसमें दिए हुए हैं, रॉक्स एंड मिनरल्स। तो बच्चे यहाँ पर आपका सेकंड क्वेश्चन खत्म हुआ जहाँ पे हमने समझा था लिथोस्फीयर का। लिथोस्फीयर को अगर मैं तोड़ने की कोशिश करूँ तो लिथो का याद हुआ पत्थर, क्योंकि हमने पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक ये पढ़ी थी, तो ये हमने स्टोन एज पढ़ी थी। तो लिथो का मतलब होता है स्टोन और स्फीयर का मतलब एक ऐसा एरिया, जिस ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें स्टोन्स पाए जाते हैं, वही हमारा स्टोन के अलग अलग लैंड फॉर्मेशंस हमें देखे जाते हैं। तो इसी को यहाँ पर बात बताई गई है। तो बच्चे यहाँ पर हमने देखा था एक ऐसी लेयर जिस पर अलग अलग तरह की लैंड फॉर्मेशंस पाई जाती हैं जो पत्थर से बनी हुई हैं, जो हार्ड सरफेस है, उसी लेयर को यहाँ पे नाम दिया गया है। और उस जैसे एनवायरनमेंट को यहाँ पे बोला गया है लिथोस्फीयर, जो रॉक्स और मिनरल से मिलकर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ। वो तीन ऐसी कौन सी लेयर हैं? तो भाई प्यारे बच्चों, हमने पढ़ा था 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ की। अगर मैं बात करूं तो हमने देखा था क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट, मेंटल, कोर में हमने देखा था पहली, अगर मैं अर्थ की बात करूँ, ये हमारी अर्थ है ना। तो ये वाला हमारा एरिया क्या है? ये हमारी क्रस्ट है, ये मेंटल है और ये कोर है। कोर का एरिया, क्रस्ट का एरिया सबसे छोटा है जो कि हमारा विद इन 50 किलोमीटर्स तक का माना जाता है। बाकी सारा जो है वो सारा मेंटल है, सबसे चौड़ा एरिया, और बीच का एरिया जो हमारा बनता है वो कोर कहलाता है। तो बच्चे ये हमने 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ पढ़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम मूव करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चे, रिवीजन है, तो रिवीजन हमारा जल्दी जल्दी होगा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। तो बस यहाँ पर अपने दिमाग को जल्दी जल्दी चलाना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अगर मैं मूव करूँ तो 4 हमें क्या बताता है? द सॉलिड मटेरियल्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक। तो देखो रॉक की डेफिनेशन ही हो गई, जो भी हमारी अर्थ क्रस्ट पे यानी कि हमारी अर्थ पे, अर्थ के लेयर पे जो सॉलिड मटेरियल्स पाए जाते हैं, जो ठोस चीज़ें पाई जाती हैं, उसी चीज़ को यहाँ पे नाम दे दिया गया है रॉक। वो हार्ड चीज़ जिनका सरफेस जो हार्ड तरीके से जो बनी हुई हैं, उसी को यहाँ पर हमने नाम दे दिया है रॉक। जो भी सॉलिड पार्टिकल्स, क्योंकि उनके पार्टिकल्स जो हैं वो कॉम्पैक्ट होते हैं, दबाने से नहीं दबेंगे, प्रेस करने से नहीं दबेंगे, कंप्रेशन फोर्स लगाने से इनमें कुछ असर देखने के लिए मिलेगा। तो बस ऐसे सॉलिड पार्टिकल्स को, सॉलिड मटेरियल्स को यहाँ पे नाम दिया गया है रॉक। प्यारे बच्चों, आज हमें ये जो वीडियो, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करनी है हमें, जिससे कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें हो सकें विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या बताता है बच्चे? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म रॉक साइकिल। रॉक साइकिल क्या होती है? बहुत ही ईजी,
जब एक रॉक से दूसरी रॉक चेंज होती है, ट्रांसफॉर्म होती है, उसी को हम रॉक साइकिल बोलते हैं। और मैंने बच्चे यहाँ पर आपको बताया था टाइप्स ऑफ रॉक, जरा याद करो। पहले इग्नियस रॉक्स होते थे हमारे, उसके बाद वो सेडिमेंट्री रॉक बने, और लास्ट में मेटामॉर्फिक रॉक। एक रॉक से नए नए रॉक्स जब बनते चले जाते हैं, उस प्रोसेस को, उस साइकिल को यहाँ पे बोला गया है रॉक साइकिल। तो बस ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है चेंज होना, कन्वर्ट होना। एक रॉक हमारी, क्योंकि जब हमारा मैग्मा जब बाहर निकलता है वोल्केनो से, तो फिर वो थोड़ा गर्म रहता है, गर्म रहता है तो इग्नियस रॉक आग की तरह होता है, वो बिल्कुल आग का लिक्विड फॉर्म होता है वो। तो यहाँ पे इग्नियस रॉक्स हो गई। फिर जब वो ठंडा हो जाएगा तो छोटे छोटे सेडिमेंट्स में बढ़ जाएगा, तो सेडिमेंट्री रॉक हो गई। और लास्ट में जब उस पर लेयर जमा हो जाएगी, एक लेयर जमा, तो फिर वो क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगा। तो यहाँ से क्या है, पहले इग्नियस रॉक्स में चेंज हुआ, फिर उसमें बाद में सेडिमेंट्री रॉक, और लास्ट में मेटामॉर्फिक रॉक। बस इसी साइकिल को ही हम यहाँ पर बोलते हैं रॉक साइकिल। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं बच्चे। वाई डू प्लेट्स मूव? प्लेट्स किसकी वजह से हमारी मूव करती हैं? मैंने बताया था आपको कि हमारी प्लेट्स कुछ तक में मूव करती हैं, हर साल में 1 तक हमारी प्लेट्स मूव करती हैं। तो ज़रा ध्यान दें वो क्या है। प्लेट्स मैंने बताया था कि जो हमारे कोर में मैग्मा प्रेजेंट रहता है, जो हमारे कोर के आसपास जो हमारा मैग्मा सराउंड करता है, जो मेंटल में रहता है, बस वो मैग्मा में अगर प्रेशर बना दिया जाए, अगर हीट ज़्यादा दे दी जाए, तो उसमें उथल पुथल देखने को मिलेगी। बस वो उथल पुथल देखने से ही हमारा मैग्मा में मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा, और उस तरीके से प्लेट्स भी डगमगाने लग जाएंगी। तो इस तरीके से हमने बोला प्लेट्स यहाँ पर मूव कर गई। ठीक है, अगर तुम पानी में भी पत्थर फेंक दो तो पानी की उथल पुथल हो जाएगी। अगर पानी में, अगर नाव बह के जा रही है, उसमें तुमने फोर्स लगा दी, अगर लहर तेज हो गई पानी की, तो वो नाव हमें डगमगाती हुई नजर आएगी। ऐसे यहाँ पर अगर मैं प्लेट्स की बात करूँ, मैग्मा में अगर किसी भी तरीके का फोर्स लगा दी जाती है, प्रेशर अप्लाई कर दिया जाता है, हीट लगा दिया जाता है, कन्वेक्शन करंट बनता है, इसके प्रेशर की वजह से, उस फोर्स की वजह से वो मैग्मा में भी मूवमेंट देखने के लिए मिलेगी, वो ऊपर आने की कोशिश करेगा, और उसकी वजह से प्लेट्स में भी मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज इरोजन? इरोजन क्या होता है? बहुत ही सबसे आसान वाली डेफिनेशन मैंने इसमें बताई हुई है इरोजन की। क्या है भाई, जो हमारी अर्थ क्रस्ट है, जो सबसे टॉप लेयर मानी जाती है, उसका रिमूव हो जाना, हट जाना, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाना। तो वो किसी भी तरीके से शिफ्ट हो सकती है, चाहे वो वाटर के प्रेशर से शिफ्ट हो, चाहे वो विंड के प्रेशर से शिफ्ट हो। तो बस तुमने देखा होगा, जो हमारी अगर पानी में अगर तेज प्रेशर दे दिया जाता है, तेज फोर्स लगा दी जाती है, तो वो मिट्टी कुछ बह के चली जाती, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है। अगर तुमने विंड ज़्यादा चला दी, आंधी तूफान तेज कर दिया, तो आंधी चलती हो जाती, तो कुछ लेयर हमारी शिफ्ट कर दी जाती है विंड से भी। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इरोजन। ठीक है, सफाया कर दिया हमने अर्थ क्रस्ट का। प्यारे बच्चों, ऐसी तगड़ी एक्सप्लेनेशंस यहाँ पर देखने को मिलेंगी, और शॉर्ट तरीके से मैंने यहाँ पर बताया। सबसे ईजिएस्ट डेफिनेशन है ये सॉइल इरोजन की, क्योंकि बुक में कैसे भी दे रखा है, यहाँ पर सबसे इजी डेफिनेशन बताई जाएगी इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम अगर मूव करते हैं तो बच्चे जरा ध्यान दें। हाउ आर बीचेस फॉर्म्स? बीचेस हमारे कैसे बनते हैं? समुद्री किनारा देखा होगा, जहाँ पे लहरें लेती हैं, चलती हैं। तो बीच कैसे बनते हैं, आइए जरा देखते हैं। क्या हमें आंसर बता रखा है? सबसे छोटा आंसर दे रखा है इस वीडियो में, आपको सबसे छोटे से छोटे आंसर देखने के लिए मिलेंगे बच्चे। तो उसका आंसर है द डिपोजिशनल एक्शंस ऑफ द सी वेव्स रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ बीचेस। डिपोजिशनल एक्शंस का मतलब जमा होना, डिपॉजिट होना, जमा होना। सी वेव्स अपने साथ कुछ मिट्टी भी साथ में लाती हैं, कुछ मिट्टी के कण साथ में लाती हैं, पार्टिकल साथ में लाती हैं, जिसको हम सेडिमेंट्स बोलते हैं। जब लहर आती है तो कुछ अपने साथ मिट्टी को भी आगे शिफ्ट करके ले जाती है। तो बस जब ये मिट्टी शिफ्ट हो जाती है सी वेव्स की फोर्स की वजह से, तभी हमारे बीचेस बन जाती हैं। इसी फॉर्मेशन को हम बीचेस फॉर्मेशन बोलते हैं। क्या? जब सी वेव्स हमारी मिट्टी को आगे शिफ्ट करके ले जाएंगी, ठीक है, सेडिमेंट्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज एटमॉस्फेयर?
क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या बोलता है, एटमॉस्फेयर क्या होता है। सबसे छोटी डेफिनेशन देखो, लेयर ऑफ एयर, ऐसी लेयर, ऐसी परत जहाँ पे एयर सराउंड करती है पूरी अर्थ के चारों ओर, यानी कि जहाँ पर हवा अर्थ के चारों ओर सराउंड करती है, उसी लेयर को हमने यहाँ पे नाम दे दिया है एटमॉस्फेयर। इसकी दूसरी भी डेफिनेशन हो सकती है कि ऐसा ब्लैंकेट की तौर पर काम करता है, एक ऐसा एनवलप की तौर पर काम करता है जहाँ पर एयर आसपास में घूमती है, वो भी एटमॉस्फेयर है, बट उससे भी इजी डेफिनेशन दे दी मैंने, ठीक है। तो ऐसी लेयर जो अर्थ के आसपास रिवॉल्व करती है हवा की वजह से, उस पूरे एनवायरनमेंट को यहाँ पे नाम दिया गया है एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 10, विच टू गैसेस मेक्स द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर, ऐसी वो दो गैसेस कौन सी हैं जो सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं। तो बस नाम दो ही याद आने चाहिए, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है 78% और उसके बाद ऑक्सीजन 21%। सबसे ज़्यादा गैसेस का यही होता है, बाकी कुछ पॉइंट में होती हैं 0% में। तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसकी मानी गई है, नाइट्रोजन की, और उसके बाद ऑक्सीजन की। तो हमारे एटमॉस्फेयर में ये दो गैसेस ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि इनसे मिलाकर ही हमारा एटमॉस्फेयर बना है। तो यहाँ पर इसका आंसर हमारा नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम मूव करते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, व्हाट इज वेदर। वेदर क्या होता है, सबसे छोटा आंसर बोला था ना, सबसे छोटा आंसर देखने के लिए मिलेगा, द कंडीशंस ऑफ द एटमॉस्फेयर फॉर अ शॉर्ट पीरियड। ऐसी परिस्थितियां, ऐसी कंडीशन एटमॉस्फेयर की जो छोटे समय तक बताई जाती हैं, उन कंडीशंस को हमने यहाँ पे नाम दिया है वेदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी बारिश हो गई, आज बारिश हो रही है, कल को धूप निकल आए, तो वेदर है, यानी कि शॉर्ट पीरियड के। अभी अगर मैं बात करूं, अभी बारिश हो रही है और थोड़े 1 घंटे बाद ही धूप निकल आए, तो वेदर है हमारा, ठीक है। वेदर में यही डेफिनेशन है कि कुछ समय के लिए, छोटे पीरियड के लिए जो एटमॉस्फेयर की कंडीशंस होती हैं, उसी को यहाँ पर हमने नाम दिया है वेदर। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं। नेम द 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल। बेटा हमारी रेनफॉल जो है, बारिश जो है, वो 3 प्रकार की होती है। वो कौन कौन से टाइप से, आइए जरा जानते हैं। पहला टाइप इसमें दे रखा है कन्वेक्शन रेनफॉल। सेकंड है रिलीफ। रिलीफ को ऑरोग्राफिक रेनफॉल भी बोला जाता है, क्योंकि तुम्हारी बुक्स में ये रिलीफ वर्ड नहीं है, तो उसको रिलीफ रेनफॉल भी बोला गया है। और थर्ड हमारा है साइक्लोनिक रेनफॉल। इसमें हमें एक क्या चीज़ देखने के लिए मिलती है, कन्वेक्शन रेनफॉल ये नॉर्मल कॉमन लैंड में देखने के लिए मिलेगा, ना तो जहाँ पर पहाड़ है ना कोई समुद्र है, कॉमन देखने के लिए मिलेगा कन्वेक्शन रेनफॉल में। रिलीफ रेनफॉल में माउंटेन्स की हेल्प से देखने के लिए मिलेगा, जो माउंटेन्स पे जो वर्षा होती है, बारिश होती है। और साइक्लोनिक रेनफॉल में हमें क्या देखने को मिलेगा कि भैया उसमें गर्म जो है उसका वेट जो है वो बहुत कम होता है गर्म एयर का, और ठंडी एयर कोल्ड एयर का वेट ज़्यादा होता है, इसीलिए वो नीचे उसको रह जाती है। तो कोल्ड एयर अपने आप को धक्का मारने की कोशिश करती है हल्की एयर को, जो कि हमारे गर्म एयर है, उसकी वजह से हमारी आंधी चलती है, और आंधी चलने के बाद जो बारिश आती है उसको हम साइक्लोनिक रेनफॉल बोलते हैं। तो यहाँ पर तीनों तरह की रेनफॉल यहाँ पर मैंने खत्म करी। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमें क्या बोल रखा है, हु वॉज कंसिडर्ड एज द फॉरेनर इन द पास्ट। बेटा यहाँ पे इनकी दो गलत मिस प्रिंट हो गया, यहाँ पर जरा ध्यान दें, गलत टाइपिंग हो गई। फास्ट में फॉरेनर क्या माना जाता था, विदेशी यात्री कौन माना जाता था। ये तुम्हारा क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर से, एनसीईआरटी का क्वेश्चन, जरा ध्यान दें हिस्ट्री के। तो जरा पहला इसमें बता रखी है, एनी स्ट्रेंजर हु वॉज नॉट द पार्ट ऑफ अवर सोसाइटी वॉज कंसिडर्ड एज द फॉरेनर इन द पास्ट। जो ऐसा बोला जाता था भाई ये तो परदेश से आया है, ये तो हमारे सोसाइटी से रिलेटेड नहीं है, हमारे समाज से रिलेटेड नहीं है। अगर कोई इंसान आसाम से भी आए तो उसे देखकर ये लगेगा ये तो हमारी सोसाइटी का है ही नहीं है। लोग उन्हें जानते थे जो आसपास सोसाइटी में रहते हैं, जो हमारे समाज में रहते हैं, जो उन्हें हल्का सा अलग भी दिख जाए बाहर का, उसी को वो फॉरेनर बोलते थे, चाहे वो हमारे ही देश का हो, दूसरे ही राज्य का क्यों ना हो। और फॉरेनर बोल दिया जाता था जो हमारे समाज का हिस्सा नहीं था, जो हमारे समाज से थोड़ा सा अलग दिखता था इंसान, उसी को यहाँ पर फॉरेनर बोल दिया। जैसे आज सिटी ड्वेलर, एक ऐसा आदमी जो हर एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता है, ठीक है, उसको फॉरेनर बोल दिया, क्योंकि उसकी आदतें, उसकी शक्ल, उसके हैबिट्स को देखकर यहाँ पे फॉरेनर नाम दे दिया है,
ठीक है। तो आज के टाइम पे तो ये बोला जाता है फॉरेनर की जो विदेश का है, ठीक है, जो इंडिया, वो जो पाकिस्तान का है, चाइना का है, अफगानिस्तान का है, जो अमेरिका का है, ऑस्ट्रेलिया का है, उसको फॉरेनर बोला जाता है। बट पुराने टाइम पर क्या बोला जाता था, जो हमारी जगह से हटकर दूसरी जगह का जो भी इंसान देखने के लिए मिलता है उसी को ही फॉरेनर बोल दिया जाता था, ठीक है। चाहे वो राजस्थान से क्यों ना आ रहा हो, उसको फॉरेनर बोल दिया। आसाम वाले तो उसको फॉरेनर समझेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 13 हमने खत्म किया। तो प्यारे बच्चों, आज हमने इस वीडियो में पहला अपना पेज खत्म किया है और पहले पेज पर आपको यहाँ पर दिखाई दे ही रहे हैं 13 क्वेश्चंस हैं। तो इन 13 क्वेश्चन को बिल्कुल गांठ बांध लें, बिल्कुल याद कर लें, रट लें, घोल के पी जाएं। जो एक्सप्लेनेशन मैंने दी हुई हैं समझ लें, जो मैंने बताया है, तो उसके बाद कोई दिक्कत हो ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पर अपनी वीडियो को मैं एंड करता हूँ, समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो आपको रिवीजन पार्ट 2 के नाम से देखने के लिए मिलेगी। ओके, थैंक यू क्लास, स्टे होम स्टे सेफ।